नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति मध्य प्रदेश में मंत्री पद को लेकर बनी हुई है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा संगठन प्रदेश में संसदीय सचिव बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी विचार विमर्श बहुत प्रारंभिक स्थिति में कहा जा सकता है, लेकिन सियासत में चर्चा चलती है तो उसके कोई ना कोई मायने निकलते ही हैं। तो बहुत हद तक संभावना मानी जा रही है कि पटवा सरकार यानी 1993 के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर संसदीय सचिव मंत्रियों जैसा जलवा दिख सकते हैं। यह और बात है कि इस राह में अभी कई रोड़े भी हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया जी से। प्रभु जी, संसदीय सचिव एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने देखा पटवा जी के शासनकाल में भी रहा है और मौजूदा सरकार के एक मंत्री प्रभुराम चौधरी संसदीय सचिव रह भी चुके हैं। अब ये जो विचार आया है तो इसके पीछे कारण क्या देखते हैं, क्योंकि अगर यही सब करना है तो अभी तो मंत्रिमंडल में भी कई सारे पद खाली हैं, या सरकार के दिमाग में कि ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए जो मंत्रिमंडल से, जो कोटे से और जिनको ज़्यादा मोबिलाइज करना हो। देखिए मनोज जी, एक मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, जिसको शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल की सरकार है जी, ये सरकार जोड़ जुगाड़ की सरकार ज़्यादा है। ये सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है, जो कांग्रेस से 22 लोग आए थे उनके दम पर सरकार। मतलब अभी तक जब हम इसके पहले के 3 कार्यकाल को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उन 3 कार्यकाल में भाजपा के अपने विधायक थे, वो उनके भाजपा के बड़े नेताओं की बात वो मान जाते थे। लेकिन चूंकि एक गुट विशेष कांग्रेस से टूटकर भाजपा में मिला, उस गुट के लोगों का एक दबाव था। तो आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइमर तक को मंत्री बनाया गया था। बिल्कुल बड़ी बात हालांकि है। उसमें से गिरिराज दंडोतिया जैसे चुनाव हार भी गए। तो ये जो दबाव जो सिंधिया कैंप का था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसकी वजह से उनको 12 मंत्री बनाने पड़े थे। वो मंत्री अभी हैं उसमें से बहुत सारे। अब जो भाजपा के जो मूल लोग हैं, या ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान के पिछले मंत्रिमंडल के सहयोगी, जिनके आधार पर वो परफॉर्मेंस देते थे, बिल्कुल वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके। जिस तरीके से हम राजेंद्र शुक्ला का नाम लेंगे, यदि राजेंद्र शुक्ला हो गए, अजय विश्नोई जैसा नाम है, जो बहुत सारे नाम हैं बिल्कुल, जिनके दम पर पिछले 15 साल में, इसके पहले जब 15 साल रही तो उस समय की भाजपा सरकार ने जो अच्छा काम करके दिखाया है वो उनके दम पर करके दिखाया था। वो लीडर ही नहीं रहे कैबिनेट में सहयोग करने के लिए, और जो आए हैं, वो जो बने हैं अभी नए मंत्री, उनमें ज़्यादातर को अनुभव ही नहीं है। 1 साल हो गया, उसके बावजूद भी ज़्यादातर के कामकाज को अभी तक देखें तो वो ऐसा परफॉर्मेंस उनका आ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसको देखते हुए ये चूँकि, और एक दबाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बन रहा है कि बड़े नेता उनके बाहर हैं, और जो बाहरी आकर बैठे हुए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं या 2 बार के विधायक हैं, जिनका परफॉर्मेंस 0 है लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं, और विभाग भी उनको ऐसे मिले हैं जो बड़े बड़े विभाग दे दिए गए हैं। तो इसको देखते हुए कि इस पर विचार किया जा रहा है। ये संसदीय सचिव बनाना संवैधानिक नहीं है आज की तारीख में, ये जरूर कहा जाएगा, क्योंकि उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि जो दबाव वाले लोग हैं उनको संसदीय सचिव बनाकर एडजस्ट किया जाए, और अपने जो काबिल मंत्री हैं उनको महकमे दे दिए जाएं, जिससे कामकाज भी सुचारू हो, उनको जो चाहिए उनको वो भी मिलता रहे, कि उनको प्रभाव, क्योंकि संसदीय सचिव बनाना या मंत्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आदमी प्रभाव चाहता है। कोई एक ऐसा प्रभावशाली पद उसके हाथ में हो जिससे वो अपने क्षेत्र के काम करा सके, उसके एक प्रदेश में एक उसकी छवि निर्माण हो सके कि अच्छा काम करने वाला लीडर है। तो इसलिए वो एक दबाव बनाने की जो कोशिश है, उससे निपटने का ये तरीका खोजा जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी संसदीय सचिव बनाए थे और बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए थे। हमने दिल्ली का उदाहरण भी है, जो बाद में मामला कोर्ट तक गया और लाभ के पद जैसी आरोप लगे कि लाभ का पद है, 2 बार वेतन की बात निकली, कोर्ट तक ये मामला गया। तो आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश इससे अछूता रहेगा? यही है दिक्कतें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी हमको? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान भाजपा सरकार है, प्रयोगधर्मी सरकार है जी। यदि हम लाभ के पद का मामले की बात करते हैं, तो जब सोनिया गांधी को लाभ के पद मामले में इस्तीफा देना पड़ा था, जब खरगोन के सांसद जो थे उनको लाभ के पद मामले में इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद इसी शिवराज सरकार ने अपने जो उसका उस समय जो थी शिवराज सरकार, इसने विधानसभा में बाकायदा संकल्प पारित कराकर, विधानसभा की मुहर लगाकर सारे निगम मंडलों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया।
तो इस तरीके से वहाँ एडजस्ट करने का रास्ता निकाल, तो ऐसा ही कोई रास्ता निकालने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और अभी तक यदि हम लाभ के पद से संसदीय सचिव को जोड़कर देखते हैं तो दिल्ली में का मामला कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 15% का क्राइटेरिया है मंत्री बनाने का, उस क्राइटेरिया में संसदीय सचिव भी आते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी संसदीय सचिव लगातार हैं, जब से वहाँ भाजपा की सरकार बनी थी, और उसके बाद अब कांग्रेस सरकार ने भी इसको लागू किया। हिमाचल में भी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक तो ये बना ही सकते हैं, क्योंकि उसके प्रकाश में ये इंतजार में ये कर सकते हैं कि जब आएगा। चुनाव में भी ज़्यादा समय है नहीं, ढाई साल निकालना, तो शायद इसी चक्कर में निकल जाए। बिल्कुल निकल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट कि जो फैसले आते हैं ऐसे मामलों में, राजनीतिक खासकर फैसले निर्णय कहें, तो वो इतने साल के अंतराल के बाद आते हैं कि जब तक वो जो है सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली स्थिति बचती है। एक और रास्ता हो सकता था कि विधान परिषद की बात कांग्रेस ने की थी, हालांकि शिवराज जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने पहले ही दिन इस विचार को खारिज कर दिया था। तो आपको नहीं लगता एक ये भी हो सकता था कि जिन लोगों का आप टिकट नहीं दे पाए या और जिनको अलग तरीके से ओबलाइज करना होता तो उनके लिए एक रास्ता हो सकता था, लेकिन उसको आपने इसलिए बंद कर दिया कि आपने ही कहा कि इससे मितव्ययिता सरकार में जरूरी, इससे खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर आप ये संसदीय सचिव का फार्मूला लाएंगे तो खर्चा तो यहाँ भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको गाड़ी घोड़ा भी देना है, बंगला भी देना है, अर्दली भी देना है, स्टाफ भी देना है। देखिए मनोज जी, 10 से 12 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे और उनके 12 संसदीय सचिव के लिए आप 60 या 80 विधान परिषद के सदस्य यदि बनाए तो उनके लिए उतना स्टाफ भी देना होगा। पूरी एक विधानसभा की तर्ज पर एक व्यवस्था उनकी लागू करनी पड़ेगी। वेतन भत्ते कर्मचारियों से लेके वो वहाँ तक के भी होंगे। और अभी की स्थिति ये कहे कि हांडी में जो वर्तमान में जो चावल है 230 वही खतबदा रहे हैं, और उसके बाद आप 80 और उसमें नए जोड़ देंगे तो फिर क्या स्थिति होगी, ये वाली है कि तो इसलिए जो अभी वर्तमान के जो नेता हैं, वर्तमान जो भाजपा के जो सदस्य हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए व्यवस्था कायम की जा रही है, ना कि एक और बोझ जो सरकार अपने ऊपर डालना चाहेगी कि वो 60-70 नए लोगों का निर्वाचन कराए, वो विधान परिषद में चुन कर आए और फिर उसमें से 10-12 को मंत्री बनाए। क्योंकि ये विधायक जो है इनको मंत्री बनाने का मामला अभी सामने है। विधान परिषद वाले आएंगे तो एक और दावेदार और तैयार हो जाएंगे। तो अभी 10 दावेदार यदि आपके सामने है तो फिर वहाँ 30 दावेदार हो जाएंगे, तो आपको 30 को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो फिर और भी नियमों के परे जाके सरकार को काम करना पड़ सकता है। यानी जो हमने शुरू में कहा था कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहेगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। तो पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच सरकारी अफसरों की पेट्रोल पीती गाड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में रहा है मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी सहित कुछ अफसरों के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदी गई थी। मजे की बात यह है कि ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा किसी और रसूखदार ने इन कारों की सवारी नहीं की। भोपाल की स्मार्ट सिटी कंपनी ने अब पहल कर इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग शुरू किया है। ये बता दें कि सभी आला अफसरों के लिए ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदी का ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव बीते 2 सालों से मंत्रालय में धूल खा रहा है। तो साहब लोगों की रुचि पेट्रोल बचाने से ज़्यादा खपाने में क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और समझेंगे प्रभु जी से कि इसके मायने क्या हैं। प्रभु जी, एक ऐसे समय में कि जब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, अभी एक खबर आई कि इंदौर में एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाया है, हालांकि वो 2 व्हीलर बनाया है, लेकिन वो फ्रांस के राष्ट्रपति के कारकेट में वो चल रहा है। 2 साल पहले हमारे यहाँ भी कारें आई और मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन तमाम सारे अफसरों को मिली और बड़ा उसका हल्ला मचा, लेकिन वो कार अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो संकट है, उसकी जो कीमतें हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम क्योंकि 85% हम आयात पर निर्भर है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हम ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन मध्य प्रदेश में ना इसको टैक्स को लेके कोई बात हो रही है, और जिन अफसरों के पास ये गाड़ी थी या मुख्यमंत्री के पास, वो उस पर सवारी भी नहीं करना चाह रहे। तो जब आप बड़े लेवल पर ये आप मोटिवेट नहीं कर रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री, हम देखा कि आज जन्मदिन उन्होंने कहा कि पौधे लगाइए, तो हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों लोगों ने पौधे लगाए। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री और उनके अफसर अगर पहल करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों की सवारी करें, तो कम से कम सरकारी विभाग से तो शुरुआत कर सकते हैं। और दिल्ली में भी हमने देखा कि सरकार ने एक निर्देश किया ही है कि अगले साल तक जितने सरकारी विभाग है दिल्ली के, केजरीवाल सरकार के अंडर में, वहाँ सब में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जरूरी होंगे। बिल्कुल मनोज जी, ये पहल होनी चाहिए थी और उसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहें, वो इतनी ज़्यादा हावी है कि उसने इस पहल को ही नकार दिया। जो आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए थे
5 कारें ली गई थी, जो एक मुख्यमंत्री को दी गई, एक चीफ सेक्रेटरी को दी गई, एक प्रमुख सचिव ऊर्जा ने रखी, जो नौकरणी ऊर्जा ने, और ये 2 कारें जो है ऊर्जा विकास निगम के जो एमडी और उनके अध्यक्ष थे उनको दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक तौर पर एक दिन उस कार की सवारी की थी वल्लभ भवन आने के लिए, और फिर बाद में उनके जो सुरक्षा दस्ती ने ये कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हल्का होता है, तो ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री उसकी सवारी नहीं करेंगे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की क्या मजबूरी थी मनोज जी, ये सोचने वाली बात सबसे है यही कि सवाल है। उनको ये प्रतीक चलाना था, उनको उस कार की लगातार सवारी करनी थी, तो शायद नीचे के बाकी के लोग भी उसको अपनाते। ऊर्जा विकास निगम, ये ऊर्जा विभाग के जो हम कह रहे हैं प्रमुख सचिव जो थे मनु श्रीवास्तव, वो लगातार कई सालों तक उसकी सवारी करते रहे, आज भी उस कार की सवारी कर रहे हैं, और बकौल उनके ये कार बहुत आरामदायक है, बिल्कुल वैसी है जैसी कारों में अभी चीफ सेक्रेटरी या बाकी अफसर घूमते हैं, बिल्कुल उतनी ही सुविधाजनक है, बढ़िया एसी उसमें काम करता है, और 150-200 किलोमीटर एवरेज वो जो है कार बिजली से चल सकती है एक बार चार्ज के बाद। तो उनको यदि हम कहें कि अधिकारियों को कहाँ जाना है भोपाल में, अधिकारियों को अपने 4 इमलिया 74 बंगले से घर आना है, और बंगले ऑफिस आना है, ऑफिस से फिर लंच पर घर जाना है, ऐसे 4 विजिट उनको करने हैं, जो दिन भर का उनका यदि यात्रा कहें दिन भर में वो 20 किलोमीटर भी नहीं चलते जी। तो लेकिन 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर तक एक बार के 4 बजे चलने वाली उनके पास कार है, और जो सुविधाजनक है उसका उपयोग वो नहीं करना चाहते हो, तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है। ऊर्जा नौकरणी ऊर्जा विभाग ने एक प्रस्ताव भी दिया था, जिसको कि अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा प्रस्ताव होता कि कम से कम वल्लभ भवन में जो अधिकारी बैठ रहे हैं या मुख्यालय में जो अधिकारी बैठ रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया जाए, और दौरे वगैरह करने हैं अधिकारियों को तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। तो वो उस व्यवस्था को यदि लागू करना है तो चीफ सेक्रेटरी को ये पहल करनी होगी, भले पिछले नहीं कर पाए तो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी ये पहल कर सकते हैं, और वो भी तब मनोज जी जब दिल्ली सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अगले साल से उनके यहाँ की सारी गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, बिल्कुल सारे अधिकारियों के लिए। तो कम से कम यदि हम मंत्रियों को कहें और मुख्यमंत्री को इससे हटा भी देते हैं इस दायरे से, क्योंकि उनका सुरक्षा और लंबी दूरी उनको यात्रा करनी होती है, तो एक पुल बना दिया जाए जो एमटी में, कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों का पुल, कि अगर आपको शहर में कहीं जाना है 20-25 किलोमीटर की, तो आप उस गाड़ी का इस्तेमाल करिए, और दूर दराज जाना है आपको या आपको लंबे दौरे करना है तो आप जो डीजल पेट्रोल गाड़ियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर लीजिए। ये भी एक प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल मनोज जी, जो प्रस्ताव दिया था मनु श्रीवास्तव ने नौकरणी ऊर्जा विभाग की तरफ से जी, वो प्रस्ताव में यही कहा गया था कि मुख्यालय खासकर राजधानी में और जिला मुख्यालयों के जो अफसर हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल मुहैया कराए जाए। यदि उनको दौरे करने हैं तो जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है स्टेट गैरेज, जहाँ से इनको कारें आती हैं, स्टेट गैरेज में एक पूल बने जिसमें डीजल गाड़ियाँ हो लंबी दूरी की यात्रा की, कि आपको 400 किलोमीटर ज़्यादा की यात्रा करनी है तो इनोवा जैसी गाड़ी आपको मिल जाएगी। आपको इंदौर तक जाना है 200 किलोमीटर, तो जो अभी वर्तमान में सियाज जैसी कार में इस्तेमाल करते हैं वो कार उनको उपयोग के लिए दी जा सकती है। तो ऐसा एक पूरा प्रस्ताव बनाकर दिया गया था, लेकिन चूंकि अधिकारी उसको लागू नहीं करना चाहते जी, अधिकारी भी नई व्यवस्था में नहीं जाना चाहते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूँ मनोज जी कि ईवी जो है वो उतनी ही सुविधाजनक है, लेकिन इन कारों से सस्ती है, बिल्कुल, और केवल उनको अपना स्टैंडर्ड मानकर स्टैंडर्ड को नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आला अधिकारी जो बैठते हैं वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी लेते हैं। उनको लिए जो क्राइटेरिया है, यदि हम कहें कि वल्लभ भवन में अधिकारियों की गाड़ियों के जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं है, तो उनको तो एसी गाड़ी अलाउ ही नहीं है अधिकारियों को, बिल्कुल, लेकिन वो बगैर एसी के कोई चलता नहीं है। महंगी गाड़ियाँ, सरकार ने एक चेक लगा दिया है कि 10 लाख से ज़्यादा की कीमत की गाड़ी कोई अधिकारी नहीं खरीदेगा तो जीएडी से वो गाड़ी नहीं आती है। उस गाड़ी की स्पेशल परमिशन वो अपने डिपार्टमेंट से कराते हैं, जिस विभाग के मातहत जो निगम उनके पास है, उस निगम से वो 20-20, 25-25 लाख की महंगी कारें खरीद कर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर रोक लगानी चाहिए मितव्ययता के लिए सरकार को, और पहल यदि ऊपर से होगी तो नीचे तक काम वैसा होता हुआ दिखाई देगा। आम जनता भी इससे प्रभावित होगी कि जब बड़े अधिकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूम रहे हैं तो फिर आम आदमी भी उसको लेकर चलाना शुरू करेगा। और मनोज जी, जब ईवी की हम बात करें तो उसका जो प्रति किलोमीटर खर्च है लगभग 60 पैसे आता है, बिल्कुल, वहीं पेट्रोल गाड़ी में जाएंगे तो 3 से 5 रुपए करीब खर्च आता है। और ज्यादा शहरों की जो स्थिति है, ट्रैफिक की जो स्थिति कमी होगी इसमें, और जनता तो घूम ही रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हम देख रहे हैं ई रिक्शा का जो कॉन्सेप्ट लाए हैं गडकरी, तो राजधानी में या तमाम जगह वो गाड़ियां घूम ही रही हैं। तो जब आम जनता को उसमें दिक्कत नहीं, अगर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और भोपाल जैसे शहर में जहाँ कहते हैं उबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाका है, वहाँ वो ई रिक्शा आराम से दौड़ रहे हैं, तो कार भी शायद आसानी से दौड़ ही सकती है।
ई रिक्शा से बहुत ज़्यादा पावरफुल कारें हैं मनोज जी, वो बिल्कुल यदि हम कहें कोई ई कार किसी कंपनी ने बनाई है तो उसकी जो डीजल कार है या पेट्रोल कार है लगभग उसी के समान क्षमता की वो कार है, पावर में भी उसी समान क्षमता है, आकार भी वैसा ही है, सुविधाएं भी वैसा ही है। बस उसमें ये है कि उसमें टूट फूट कम होती है, तो उसमें मेंटेनेंस कम निकलता है उन गाड़ियों में, क्योंकि उसमें घिसने वाले पार्ट्स कम होते हैं और उस गाड़ी में, और पेट्रोल डीजल की खपत नहीं है उस गाड़ी में, तो बार बार उसको सर्विसिंग पर नहीं ले जाना पड़ता है। तो बड़ी सुविधाजनक ये व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन चूंकि अधिकारी नहीं करना चाहते, और जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के चाहें इसको लागू करना तो शायद मुझे लगता है कि 2 महीने भी नहीं लगेंगे और तमाम आला अधिकारी उसी गाड़ी में जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अब बात करेंगे अब अगली खबर की। डीजीपी विवेक जौहरी के एक फरमान ने पीएचक्यू की विभिन्न शाखाओं में हड़कंप मचा दिया है। डीजीपी ने 8 साल पुराना एक आदेश रद्द कर दिया है, जिससे सालों से लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, साइबर सेल जैसे 1 दर्जन महकमे में जमे सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। 5 साल से ज़्यादा समय से इन मलाईदार विभागों में जमे सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की अब मूल यूनिट में वापसी होगी। इसके साथ ही प्रशासन शाखा ने सभी शाखाओं से इंटरनल डेपुटेशन पर गए अधिकारियों कर्मचारियों की सूची बुलाई है और जल्दी व्यापक स्तर पर इनकी वापसी होगी और नए लोगों की पदस्थापना की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन विभागों में डेपुटेशन पर गए गलत पुलिस वालों के कारण विभाग की बदनामी हो रही है और पिछले कई सालों में साइबर सेल में डेपुटेशन पर गए अफसरों पर मुंबई में मामला दर्ज हुआ, अड़ीबाजी करते कैमरे में भी कैद हुए। तो इसी को समझेंगे प्रभु जी से कि आखिर इस आदेश के क्या मायने होंगे और उसका क्या हमको देखने को मिलेगा। प्रभु जी, ये जो आदेश निकला हमने, क्योंकि जो खास तौर से 2 संगठन है, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू, और पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, कुछ महीनों की चर्चा में पहले भी रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से ज़्यादा चर्चा में है। ई टेंडरिंग की बात हो या उससे जुड़े अफसरों की जो बात हो कि जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा कि एफआईआर की जाए, या कुछ अफसर दिल्ली में, बम्बई में पकड़े गए थे अड़ीबाजी करते हुए। तो जांच एजेंसियों में एक तो कोई निगरानी करने वाला होता नहीं। कई सारे ऐसे उदाहरण हमने राजधानी में देखे कि वहाँ पर अधिकारी प्रमोशन लेने को तैयार नहीं थे, कि अगर वो इंस्पेक्टर है तो वो डीएसपी बनना नहीं चाहते थे कि उनको इस यूनिट से हटा दिया जाएगा, और ऐसा कोई वो तीर भी नहीं मारते हैं कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम कर रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखें कि वाकई में एक रोटेशन सिस्टम बनाना चाहिए और एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए और एक उसमें कामकाज पे एक निगरानी होना चाहिए कि आखिर आपने या 3 साल में, 2 साल में, या आपने जो जांच की है या आपने किसी को ट्रैप किया है तो आपने वो जांच कितने समय में पूरी कर ली है, ट्रैप किया है तो कितनों को सज़ा दिलवाई है, या आपने किया क्या है उस विभाग में। बिल्कुल मनोज जी, इसका रोटेशन होना चाहिए, और जैसे ये जो नियम है ये कोई पहली बार का नियम नहीं है। बिल्कुल, ये नियम हमेशा से प्रतिनियुक्ति पर जिन भी अधिकारियों को भेजा जाता है उनके लिए नियम है, क्राइटेरिया है। किसी कुछ विभाग में 3 साल का है, कहीं पर 5 साल का है, उससे ज़्यादा समय का क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन वो लगातार बढ़ते रहते हैं और फिर उसमें एक नियम में और परंतु लगाकर अधिकारी एक रास्ता निकाल लेते हैं किसी को ओबलाइज करने के लिए, अपनों को खुश करने के लिए। तो उस तरीके से ये स्थितियाँ निर्मित हुई कि जो लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू या जांच एजेंसी में गया वो लंबे समय से वहीं टिका रहा। बिल्कुल। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है मनोज जी, आज से हमें 20-25 साल पहले की बात करते हैं जी, तो उस समय इन एजेंसियों का इतना प्रभावी नहीं माना जाता था, इनको एक सजा बतौर मानते थे अधिकारी। लूप लाइन भेज दिया हाँ, जिस टाइप से। इनमें जाना लूप लाइन में भेजने की तरह माना जाता था, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्त मुहिम नहीं चलती थी, सरकारें इतना सख्त नहीं होती थी, मीडिया इतना अवेयरनेस नहीं थी इसको लेकर, पब्लिक को भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं था। अब जैसे जैसे भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये प्राइम पोस्टिंग होती जा रही है। बिल्कुल। और उसके लिए जाने के लिए तरह तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, अप्रोच लगाई जाती है, तो उसकी वजह से ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। और स्वाभाविक तौर पर आप जब भ्रष्टाचार की जांच करने वाले सिस्टम में आप हैं और आप यदि अप्रोच लगाकर वहाँ गए हैं तो ये तय मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता हो ही सकती है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि सरकार यदि आपको वहाँ पदस्थ कर रही है आपके अच्छे कामकाज को देखते हुए तो अलग बात है। तो इसके लिए एक पैमाना तय होना चाहिए कि उन अधिकारियों को इनमें पोस्टिंग करनी चाहिए जिनकी सीआर बहुत अच्छी रही हो, ईमानदारी में बहुत अच्छा काम रहा हो जिनका, और जो यहाँ है उनको 3 साल से ज़्यादा कहीं पर भी रखना नहीं चाहिए। उनकी बराबर, जैसा आप कह रहे हैं, उनकी बराबर चेक लिस्ट बननी चाहिए कि उनने कोई जांच को कितने समय में पूरा किया, उन पर कोई आरोप तो नहीं लगे, जांच की दिशा क्या थी, यदि उनने जो जांच की उसके बाद यदि कोई और जांच बैठी है तो दोनों में कोई अंतर तो नहीं रहा। तो इस तरीके से परीक्षण करके अच्छे अधिकारियों की वहाँ पोस्टिंग की जाए। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ हमने देखा है प्रभु जी कि एक सरकार आई, उसने किसी एक अफसर को दोषी बना दिया उसी एजेंसी ने, जैसे वो सरकार जाती है दूसरा वही अफसर उस अफसर को फिर क्लीन चिट दे देता है।
बिल्कुल मनोज जी, ये राजनीतिक दखल जो मैं कह रहा हूँ, अप्रोच से जाना, अप्रोच से काम होना, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसके बारे में एक नियम ऐसे बनने चाहिए, बिल्कुल जैसे संविदा नियुक्ति के नियम बने हैं अधिकारियों के, कि रिटायरमेंट के बाद किसी को भी संविदा नियुक्ति दी जाएगी तो 65 साल की उम्र तक ही दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकेगी। उसको संविदा नियुक्ति मिलती है तो फिर उसको जो मूल वेतन या जो भी भत्ते मिल रहे हैं, उसकी पेंशन वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो यहाँ से सैलरी पा रहा है। बिल्कुल। उसका पुराना रिकॉर्ड सीआर देखी जाती है कि उसका कामकाज कैसा रहा है। तो इस तरीके के नियम इसके लिए भी बनने चाहिए, उन नियमों का पालन होना चाहिए। जब नियम बनेंगे तो पालन करना मजबूरी होगी। उन नियमों से परे जाकर यदि कोई नियुक्ति किसी की करता है तो वो जिम्मेदार होगा। आरटीआई का योग है, सारी चीज़ें बाहर रह जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे नियम जब तक सरकार नहीं बनाएगी, कड़े नियम, तो तब तक ये स्थितियां निर्मित होती रहेंगी। अब ये इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश का और क्या दुर्भाग्य होगा कि ईओडब्ल्यू के एसपी के खिलाफ खुद ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज हो जाए। तो ये जो एक अपने आप एक अनूठी बात है कि जिन पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जिन अधिकारियों को तैनात किया जाता है, वही भ्रष्टाचार में यदि लिप्त हैं, तो इसके लिए सीबीआई का फार्मूला अपनाना चाहिए। सीबीआई में पूरे देश भर से अधिकारी कर्मचारियों को लिया जाता है, एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए उनको लिया जाता है, बिल्कुल, उसके बाद फिर उनको वापस कर दिया जाता है। तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पर भी राज्य सरकारों को इसके बारे में प्रबंध करना चाहिए। तो ये स्थिति निर्मित नहीं होगी कि आपको ऐसे अधिकारियों के वजह से सरकार की बदनामी हो, फिर आपको इस तरीके से लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के नियमों को कुछ ना कुछ उसमें संशोधन करना पड़े। एक कड़े नियम बनाने चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, और जिसको कभी कोई बदला ना। विधानसभा से पारित कराकर सरकार नियम बनाए तो उसको कभी किसी को बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना कोई इतनी हिम्मत कर पाएगा। तभी आप जो है जो बागड़ खेत खा रही है उसको रोक पाएंगे। अब बिल्कुल अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाख जतन के बाद भी अफसरों के कामकाज में कसावट और फुर्ती कहीं नजर नहीं आ रही है। और नहीं तो फिर इसे क्यों कहा जाए कि सरकार ने 6 महीने पहले नियम संशोधन कर दिए, लेकिन अफसर उन्हें लागू करना ही भूल गए। ये खुलासा तब हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लिफ्ट हादसे का शिकार हो गए इंदौर में। कार्रवाई के लिए जिम्मेदारों की तलाश की तो पता चला कि इसकी जिम्मेदारी तय तो 6 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ये आदेश जारी करना ही भूल गया। जबकि इसके पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रालय की लिफ्ट में फंसने के बाद नाराजगी जाहिर कर चुके थे। तो इसी को समझेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी, कई सारे नियम हैं, हमने देखा कि फायर ऑडिट से लेके लिफ्ट को लेके तमाम सारे नियम हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं वो उस पर कार्रवाई करते क्यों नहीं, या क्या क्यों नियमों पर वो हिल हवाला करते हैं। कई बार वो हमने देखा इस मामले में नियम लागू नहीं किए, और कई मामले ऐसे जिसमें नियम लागू कर दिए गए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होती है। मनोज जी, इस देश में कहें तो हर चीज़ का नियम है। सड़क पर आप चलते हैं तो पैदल चलने वाले का भी नियम है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है कि पैदल चलने वाले को किधर चलना है या रोड क्रॉस कैसे करनी है। तो उसी तरीके से लिफ्ट यदि लगी है किसी भवन में तो उसका भी नियम है। यदि कोई 3 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग बन रही तो उसका फायर ऑडिट कराना जरूरी है, उसके भी नियम है। सारे नियम बने हुए हैं, लेकिन उसको अमल में लाने वाला सिस्टम जो है वो खराब है। शायद यही वजह। और मध्य प्रदेश की यदि मुख्यमंत्री की लिफ्ट खराब नहीं होती तो 2 कर्मचारी सस्पेंड नहीं होते, तो ये स्थितियां प्रकाश में नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री यदि लिफ्ट में नहीं फंसते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती कि इसको लेकर विभाग को ये देखना पड़े कि हमारे नियम है कि नहीं है, कौन जिम्मेदार है। तो नियम बना हुआ है, अधिकारियों ने नियम बनाए, लेकिन उसको लागू कराने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसमें मनोज जी सबसे बड़ी ये बात इनको ये करना चाहिए, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पर या बड़े होटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में जो एक सिस्टम लागू है कि यदि सफाई होनी है तो सफाई, या लिफ्ट लगी है या पानी की टंकी लगी है तो उसकी कब सफाई होनी है, कब मेंटेनेंस होना है, बाकायदा उसमें एक चार्ट लगा है। बिल्कुल। उस चार्ट में जो सफाई करने वाला है वो अपनी तारीख डालकर हस्ताक्षर करता है, एंट्री करता है कि मैंने इस तारीख को सफाई की। उसके ऊपर का सुपरवाइजर आता है, वो उसको चेक करके एंट्री करके जाता है कि गुणवत्तापूर्ण सफाई हुई कि नहीं। उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो भी हफ्ते में 1 दिन आकर चेक करके आता है कि साफ सुथरा है कि नहीं। वैसे यदि चेक लिस्ट हो, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक कर रही है, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई अधिकारियों को हटा रहे हैं, कई अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। लाखों बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो सरकार इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे इस पूरे मामले में, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना दे चेकिंग का। यदि अलार्म लग जाए उसमें, यदि लिफ्ट में कोई खराबी है तो लिफ्ट में खराबी है तो अपने आप अलार्म बज जाए उसका संबंधित अधिकारी की टेबल पर लगा हुआ। जैसे मध्य प्रदेश की विद्युत मंडल की एक व्यवस्था है मनोज जी, यहाँ पर जो पावर ग्रिड है
मध्य प्रदेश में या कहें हम ग्रिड क्यों नहीं फेल होता यदि राज्यों में ज़्यादातर आजकल? उसकी वजह यह है कि वल्लभ भवन में जो बैठा अधिकारी है बिजली विभाग का, उसकी टेबल पर भी एक मीटर लगा हुआ है, ग्रिड में भी एक मीटर लगा हुआ है, और जो बाकी काम करने वाले दफ्तरों में अधिकारी बैठे हुए उनके पास भी एक मीटर लगा हुआ है। वो सभी जगह पर वो ग्रिड में कितनी पावर आ रही है वो सबके पास एक समान फ्रीक्वेंसी आती है। बिल्कुल। और जैसी फ्रीक्वेंसी लो होती है वो बजने अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो यदि नीचे वाले ने काम नहीं किया, वो घर खाना खाने गया हो, तो वल्लभ भवन वाला फ़ोन करके कहता है कि भाई वो वहाँ पर ग्रिड में दिक्कत आ रही है, पावर का कैसे शॉर्टेज हो रहा है, तो आप देखिए। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये दो प्रतीकात्मक घटनाएं जो हमका जिक्र करें मनोज जी, ये बड़े लोगों के साथ हुई इसलिए चर्चा में आई है। आप याद कीजिए इंदौर का एक मामला, एक बड़े उद्योगपति लिफ्ट से उनका परिवार गिरकर जिन्होंने सभी की सैकड़ों निधन हो गया था। पुल और सड़कें बनाई। जी, तो इस तरीके की घटनाओं पर फिर विराम लगेगा यदि आप उसका सिस्टम दुरुस्त करेंगे। सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता है। नियम बनाया जिस अधिकारी ने, उसका नियम को नीचे के अधिकारियों ने फॉलो नहीं किया, तो उसकी भी, बनाने वाले की भी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराने का दायित्व भी उसी का है। बिल्कुल। तो उसकी भी उतनी दायित्व जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए नगरीय प्रशासन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं या आयुक्त है, कि यदि कहीं पर कोई लिफ्ट खराब होती है सरकारी सिस्टम की, तो फिर वो नीचे वाले पर कार्रवाई उनने क्यों नहीं की, इसका पूरा बाकायदा निर्धारण होना चाहिए हर चीज़ का, तो शायद ये स्थितियाँ निर्मित ना हो। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर क्योंकि ये कार्यक्रम आपका जो बड़ा लोकप्रिय है ब्यूरोक्रेसी में, तो उम्मीद की जाना चाहिए जो आपके ये सुझाव है उस पर शायद ब्यूरोक्रेट कुछ ध्यान देंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका विस्तार से सारी चीज़ें इनसाइड स्टोरी समझाने के लिए। तो पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।